ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਵਾਲੀ ਚੱਕੀਆਂ ਰੱਖਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹमें पता भी नहीं था वो सजाए मौत वाली चक्की है। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? तो मुझे बोले कि जी मैं तो यहाँ बैठ के ही आपसे सवाल पूछूंगा, आप मेरे सामने खड़ी हो क्योंकि आप मुल्जिम। एक दफा कोर्ट में बेहोश भी हो गई थी, बीबी बहुत शूट कर गया था। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਸੀ ਫਰਾਈ ਪੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਇਸਤਰੀ ਕਰ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀਤਾ? क़यामत की निशानी होगी अगर मैं किसी दिन मरियम बीबी को कॉम्प्लीमेंट दे दूंगी। कोई ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਜਾ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਲੜਦੀ ਸੀ? कोई ऐसी लड़ाई नहीं है कि हमारी दुश्मनियां चल रही हैं जायदादों पे। ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਪॉलਰ ਸੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ? बड़े महंगी महंगी सर्विसेज देते थे वो वहाँ पे, तो एक फेशियल करते थे तो वो तो बाहर वाले रेट ही रखे हुए थे उन्होंने। अस्सलामुअलैकुम जी, मैं आकाशा गुल अशरफ ਤੇ ਸਮਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਐਪੀਸੋਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਖਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗੀ, ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਗਾਵਾਂਗੀ। ਆਲਰੇਡੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪੋਇਟਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾਕਾਮ ਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਦਾ ਹੁਸਨ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਦਾ ਤਾਰੁਫ ਹੈ। ਵੇਖ ਕੇ ਗਾਵਾਂਗੀ ਮੈਂ। ਓ ਸਾਡੀ ਸ਼ੌਕ ਸਨਮ, ਹੋ ਸਾਡੀ ਸ਼ੌਕ ਸਨਮ, ਤਗੜੀ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਐ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਓ ਸਾਡੀ ਸ਼ੌਕ ਸਨਮ, ਓ ਸਾਡੀ ਸ਼ੌਕ ਸਨਮ, ਸੱਚੀਆਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਖਬਰੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਓ ਸਾਡੀ ਸ਼ੌਕ ਸਨਮ। ਐਸਾ इंट्रोडक्शन कदे पहले फेस किया? थैंक यू सो मच। नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। ये बातों से जो मुंह थोड़े हैं ना, उस पे मेरे 16 पर्चे हैं ना। कोई गल नहीं, मैं कहनी पर्चे ना होंगे तो कि नाम नहीं होएगा। सही बात। और सनम जावेद साहब की हाल चाल है तुहाडे? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। इन्ने पर्चियां तो बाद ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੋਰਲ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਖਤੂਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੁੱਲ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਹੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਖਾਨੂਨਾ। ਹਾਂ ਖਾਨੂਨਾ ਖਾਨ ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਇਹ ਫੇਰ ਚਪੇੜ ਮਾਰਤੀ ਸਾਇਲੈਂਟ जी। अच्छा, एक्चुअली मेरे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया, मेरी पूरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया। आपकी एक सपोर्टिव फैमिली हो आपके पीछे, मेरे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया, तो फिर आप में खुद ही कॉन्फिडेंस आ जाता है। हाँ, कॉन्फिडेंस आ जाता है। बस मेरे नाल थोड़ी जी पंजाबी बोल, मैं भी बड़ी जबरदस्ती बोल दी हाँ। आज थोड़ी बहुत टुट्टी पुट्टी सारी टुट्टी भजी चलेगी पंजाबी। आपका तो कुछ नहीं होगा, मेरी बहुत मीम्स बनेगी। ले मैं कहनी आजकल जिद्दियां मीम्स बन दी, वही तो वायरल है, वही तो फेमस है। मैं तो पहले इतनी वायरल हूँ और कितना करना है उन्हें। सनम जावेद साहिबा, मैं दसो आजकल किन्ने पर्चे भुगता रहे हो तुसी? बस जी बहुत भुगता रहे हैं, क्या बताएं। 4 तो लाहौर में जेल ट्रायल हैं, फिर सरगोदा हैं, मियाँ वाली के पर्चे हैं, फिर पिंडी में हसन अब्दाल के पर्चे। बस पर्चे पर्चे आजकल जिंदगी में, बस वकील और अदालतें और जज ही हैं बस। और तो एक दौर हुंदा सी कहंदे सी अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लिया, कोई पर्चा ते नहीं, कोई तुहाडा किते FIR ते च नाम आया, बंदियां ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀ स्पेशली, ते बुड्ढी ते इन्ने ज़्यादा पर्चे। फैमिली दा की रद्द अमल है, ससुरालियां दा की रद्द अमल है? देखिए अभी ये वाले जो FIR है ना, इन पे तो ये वो चीज़ नहीं है। हम किसी को अगर बोले ना कि जी, हमारे लिए तो बहुत फ़ख्र की बात है कि हमारे पे ये जो पर्चे, हमें पता है ना कि जंग के, बगावत के, गद्दारी के, हमें पता हमने कौन सी गद्दारी की अपने मुल्क से, हमने कौन सी बगावत की है। अपनी मर्जी की बात करना, अगर बगावत है तो बस फिर ठीक है, अपनी मर्जी की बात की और करते रहेंगे। बागी तो फिर हम ही हैं, बड़ी प्राउड बागी हैं। और कभी अल्लाह का शुक्र है किसी ने, लोगों ने बहुत इज्जत दी, क्योंकि सबको पता है झूठे केसेस। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा मैनू ये दसो कि ऑफ कोर्स फैमिली तो बड़ी सपोर्टिव है माशाल्लाह तुहाडी। मैनू ये दसो जेल दे विच दा जिहड़ा अरसा सी वो किंज दा गुजरिया? जेल दा नां सुन के ही ना बंदा हिल ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੈਦ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕਤ ਕਿੰਜ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ? ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਵਰਤਾਓ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਸਮੀਨ ਸਾਹਿਬਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਖਵਾਤੀਨ ਤਗੜੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਰਤਾਓ ਸੀ? हम सियासतदान नहीं थे ना, तो हमने ये चीज़ें हमारे लिए, मैं अपनी अगर बात करूँ तो मुझे इसलिए इस चीज़ से मुश्किल नहीं लगी कभी, क्योंकि मेरी ऐसी नेचर है कि अगर आप मुझे किसी चीज़ से, मतलब होती है हर किसी की कमियां भी होती हैं, खामियां होती हैं सब में। मैं बाय नेचर ऐसी हूँ, अगर आप मुझे किसी चीज़ से मना करेंगे ना तो मैं उस पर इरिटेट होती हूँ। फिर मुझे होता है मुझे वो करनी है, कि मेरी मर्जी, आप मुझे कैसे डिक्टेट कर सकते हैं। तो जब हम जेल में थे तो हमें पता था कि, मुझे पता था कि मैं अपने बोलने की वजह से जेल में हूँ। मैंने कहीं आग नहीं लगाई है, मैंने किसी को मारा नहीं है, कोई तोड़ फोड़ नहीं की है, मैं अपने बोलने की वजह से जेल में हूँ, मैं फरमाइशी जेल पे हूँ। तो फिर मुझे था कि चलो ठीक है, फिर अगर आपको हमारे बोलने से मसला है तो फिर आप मुझे चुप करवा के दिखाएं। तो मैं तो जेल से भी लेटर लिखती रहती थी सारा वक्त, बाहर भी निकलती तो बोलती रहती थी। फिर डॉक्टर
पे यास्मीन ने बहुत कॉन्फिडेंस दिया। मैं कहूँगी कि हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमें जेल में वो मिली। वो एक बहुत 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 अच्छी टीचर है, वो आपको इतना अच्छा गाइड करती हैं, इतना कॉन्फिडेंस देती हैं कि कभी, एक तो वैसे मैं खुद ही ढीठ हूँ और ऊपर से वो भी थी, तो वो इतना सपोर्ट करती थी। और जेल की जो बाकी खवातीन थी उनको ऐसे लगता था जैसे हम वहाँ मेहमान हैं, कहीं गलती से आ गए हैं, पता नहीं ये कौन है, यहाँ पे क्या कर रही हैं। तो वो हमें एक अलग तरीके से, वो हमें एलियन समझती थी वहाँ पे जो दूसरी खवातीन थी, तो काफ़ी इज्जत करती थी वो तो हमारी। खैर बड़ी खुशी खुशी हमारे काम भी कर देती थी, तो उनकी तरफ से हमें कभी मसला नहीं हुआ। अच्छा। बाकी भी क्योंकि हमारे पे इतने मुश्किल हालात थे, तो हम एक दूसरे के साथ, हमने लाहौर वाला टाइम हमारा इसलिए थोड़ा बेहतर गुजर गया क्योंकि हम साथ थे। हमारे लिए असल मुश्किल हुई जब मुझे और आलिया को इन्होंने सरगोदे लेकर गए या गुजरांवाला लेकर गए, फिर हमें अलग अलग सेल में रखते थे सारा दिन, वो भी अकेली मैं भी अकेली। वो टाइम हमारे लिए मुश्किल था। लाहौर में तो हम आपस में काफ़ी लोग थे ना, हम PTI की काफ़ी खवातीन थी, तो हमारा आपस में अच्छा टाइम गुजर जाता था। तो इधर इतनी मुश्किल नहीं हुई लाहौर में, बाकी जगह काफ़ी मुश्किल हुई हमारे लिए। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੋਸਟਲੀ ਲੋਕ ਆ ਕੈਚ ਜਦੋਂ ਤਨਹਾਈ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਤੀ ਥੀ ਜੇਲ ਮੇਂ ਵੀ। ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਕੋਈ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸੋਚਿਆ नहीं? कोई शरारत दसो ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। मैं ना जेल में भी सबको बहुत तंग करती थी, तो हमारे साथ एक फ्रेंड ही थी हमारी, PTI की थी, तो उनके बच्चे ज़ाहिर छोटे थे, तो वो रोती थी उनको याद कर करके। तो और क्योंकि मेरी वजह से सब डरते थे क्योंकि मेरा बार बार अरेस्ट हो जाता था, तो उनको लगता था ये सिलसिला तो कभी ख़त्म ही नहीं होना ना। तो वो रो रही थी एक दिन बैठी हुई, और मैं भी काफ़ी सीरियस उसके साथ मुँह बनाकर बैठी हुई, तो मुझे कहती है सनम ये हमें छोड़ देंगे ना। मैंने बोला तू गाजर है? कहती है क्या है? मैंने बोला तू गाजर है? तो कहती नहीं। तो मैंने कहा तेरा मुरब्बा थोड़ी डालेंगे, छोड़ देंगे तुझे। अरे तो वो रो रही थी, तो वो रोते रोते हंसने लगी, कहती है तुम क्या पागल हो। मैंने बोला तो तुम मतलब अभी मैं क्या बोलूँ तुम्हें, ऑब्वियसली छोड़ देंगे। तो हम वहाँ पे ऐसी काफ़ी शरारतें करते थे। जब कभी चीखें लगने लगती थी सनम सनम, तो मुझे लगता था कि किसी चक्की में जो है ना वो छिपकली आ गई है, तो मुझे कत्ल करने के लिए बुलाया जा रहा है उसका। अच्छा, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਹਾਸੀਆਂ ਖੇਡੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ, यानी कि छिपकलियां मारन दा जॉब ਤੁਸੀਂ संभाल ली। मेरे पास ही था। बाकी सारी खवातीन तो बिल्ली देख के भी डर जाती थी, बेचारियों पे दहशतगर्दी के 10-10 पर्चे, और वो बिल्ली देख के भी चीखें मारती थी। तो वो फिर मैं उनकी खिदमत के लिए जाती थी वहाँ पे चक्कियों में। ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਾਕਰੋਚਸ ਛੱਡੇ ਗਏ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ छिपकलियां काकरोचेस जानबूझ के छड्डे जाते हैं या आ जाते हैं? वो छड्डे तो नहीं जाती, पर वो जेल इतनी गंदी होती है कि आप मैं बताऊं, जेल में जिन चक्कियों में हमें रखा हुआ था उनके हालात ऐसे थे कि आलिया एक दिन उस चक्की में खड़ी थी, तो वो ऊपर से उसका सीमेंट उतर के उसके साथ गिर गया छत पे से नीचे, मतलब अच्छा खासा पीस सीमेंट का। और मैं बोली थी शुक्र आप थोड़ी सीधा थी, नहीं तो ये आपके सर के ऊपर गिर जाना। अच्छा, जेल ਦੀ ਚੱਕੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਚੱਕੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਚੱਕੀ 'ਚ ਆਟਾ ਪੀਸੀਦਾ, ਇਹ ਉਹੀ ਚੱਕੀ ਵਾਕਈ ਹੁੰਦੀ है? नहीं, पहले आजकल भी ये आटा पीसा जाता है? नहीं, वो पहले जमाने में होता था। एक्चुअली उनका नाम ये इसलिए था क्योंकि जिनको सजाए मौत होती थी, जिन खवातीन को, वो उनकी चक्कियां थी। अच्छा। तो हम क्योंकि वो 4 चक्कियां थी उनके लिए, तो हम जितनी खवातीन थी PTI वाली शुरू में काफी ज्यादा थी, तो उन्होंने एक चक्की में वो 6 रखी हुई थी, उन्होंने उन चक्कियों में हमें लहदा रख दिया था, वो बाकी खवातीन के साथ नहीं रखा हुआ था। यानी कि तन्नू सजाए मौत वाली चक्कियों में रखा हुआ था। वो एक्चुअली हमें पता भी नहीं था वो सजाए मौत वाली चक्की है। हमारे जो हमारी मुशक्कतियां थी, जो हेल्पर थी हमने रखी हुई, वो एक दिन वो भी मुझे तंग कर रही, मैं उसको तंग कर रही थी एक्चुअली। बेसिकली वो सब्जी बना रही थी, तो मैं उसको तंग कर रही थी। मुझे कहती है तू बाज आ जा। तो मैंने बोला तू क्या करेगी, तू मुझे चक्की बंद करवाएगी? मतलब वहां पे जब खवातीन लड़ती है ना, तो वो उनको पनिश करने के लिए चक्कियों में बंद कर देते हैं। तो बोलती है मुझे ऐसे देख के, तू कितने पागल थे नहीं? मैंने बोला क्या मतलब? कहती जिथे तू रहनी है ना वो चक्कियां ही ने, वो मौत दी चक्कियां ने। मैंने बोला अच्छा हम मौत की चक्कियों में रहते हैं? कहती तो और वो क्या है, तुम लोग बैरक्स में थोड़ी रहते, तुम चक्कियों में रहते हो। तो तब हमें पता चला अच्छा ये मौत की अलमशहूर चक्कियां। और पहले तो हमें लगा था कोई मतलब हमें ऐसे कोई गंदी सी जगह, बहुत गंदी चक्कियां थी वो तो। नहीं, ਇੱਕ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਗਾਇਬ ਨਾ ਕਰਾ ਦੇਣ, ਦੁਬਾਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਤਲਬ ਏਡੀਆਂ ਹਾਸੀਆਂ ਖੇਡੀਆਂ, ਇੰਨੀ क्रिटिकल सिचुएशंस, हाउ इज इट पॉसिबल? जब जितनी देर तक हम जेल के अंदर रहते थे उतनी देर तक तो हम सेफ थे ना, हमें पता था कि यहाँ से तो गायब नहीं हो सकते अभी हम। और सबसे ज़्यादा अरेस्ट मेरा ही हुआ क्योंकि मेरी जब जिस वक्त जमानत होती थी उस वक्त वो बाहर जेल के मौजूद होते थे, या तो मैं कोर्ट से ही गिरफ्तार हो जाती थी दोबारा। इस पे मेरी फैमिली ने बहुत ड्यूटी दी, वो बेचारे बहुत कोशिश करते थे। मेरी फैमिली 3 गाड़ियों में होती थी। मेरा भाई, मेरे अब्बू, मेरी अम्मी और मेरे चाचू वगैरह सब अलग अलग गाड़ियों में होते थे कि ये जिस तरफ से भी लेके निकलेंगे हमने फॉलो करना। ससुराल वालों कोई नहीं आता? मेरे हस्बैंड होते थे ना, वो तो बाद में अरेस्ट हुए थे बेचारे, उनको इसी चक्कर में गिरफ्तार किया था कि ये पीछा करते हैं। मेरे अब्बू को तो कर नहीं सके ना, पीपल्स पार्टी सपोर्टर थे। हाँ, ਇਹ ਬੜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਪੀਪਲਸ ਪਾर्टी ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲकुल ही 180 डिग्री अपना लिया है। यही है मसला ना कि ये चीज हजम नहीं हो रही ना, ये वो नस्ल दर नस्ल चल रहा था ना, बाप दादा पर दादा, और आगे बच्चे चेंज हुए हैं, तो ये बर्दाश्त नहीं हो रहा ना अभी कि बच्चों ने अपनी मर्जी से कैसे लीडर चुननी है, तो हमने तो चुने है ना। अच्छा, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਬੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ, ਤਗੜਾ ਹੋਵੇ, ਬਟ ਹਾਲਾਤ ਬੁਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
ਆਪਣਾ ਵੀ ਕਈ ਦਫਾ ਨਾ ਦਿਲ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਯੂਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦਾ ਸੀ? एक्चुअली जब हमारे पहले रीअरेस्ट भी मेरा ही हुआ, पहला अरेस्ट भी मेरा था, पहला रीअरेस्ट भी मेरा ही हुआ, तो उस पर काफ़ी पैनिक क्रिएट हो गया। तो फिर सब लॉयर्स ने भी यही सजेस्ट किया कि अभी आप लोग जमानतें ना कराएं। लॉयर की तो मैं क्या बात करूं, हम कोर्ट में थे, मैंने जज साहिबा को कहा कि क्या मजाक है, तमाशा है, मतलब ये मैं कोई तीसरी चौथी बार अरेस्ट हो रही हूँ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है तो फिर आप ना जमानत कराएं ना, आपको पता तो इन्होंने नहीं जाने देना, आप जमानत ना कराएं। तो मैंने उनको इतना हैरान होकर देखा कि आपको चाहिए, आप इनसे पूछेंगे कि किन बेस पे मुझे बार बार अरेस्ट कर रहे हैं, आप मुझे कह रही मैं जमानत ना कराऊं। तो फिर हम गए, तो मुझे डॉक्टर यास्मीन ने एक दिन बुलाया, बल्कि अभी वो कोर्ट में हम 2 दिन पहले मिले हैं, तो वो सबको उमैर नियाजी साहब की वाइफ आई हुई थी डॉक्टर साहबा से मिलने, डिप्टी स्पीकर साहबा भी आई हुई थी। तो वो कहने लगी कि डॉक्टर साहबा मुझे ना जेलसी होती है सनम से ना, ये आप हर वक्त इसकी इतनी तारीफें क्यों करती हैं और ये आपको इतनी अच्छी क्यों लगती है? अच्छा। तो डॉक्टर यास्मीन कहने लगी इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि मैंने इसको कभी शिकवा करते नहीं देखा, मैंने इसको कभी रोते नहीं देखा, मैंने इसके मुंह से कभी नहीं सुना ये क्या हो गया, ये किसकी वजह से फंस गया, ये हो गया। और दूसरा, इसने ये जितना कुछ किया ये इसने मेरी वजह से किया, मुझे ये हमेशा रहेगा। क्योंकि जब खवातीन सारी अपने लॉयर्स के मुताबिक, उनकी फैमिली की तरफ से बहुत प्रेशर था कि अब जमानतें नहीं करानी क्योंकि आप अरेस्ट होंगे दोबारा और बाद में इतने केस कौन देखेगा, तब मैंने इसको बोला कि अगर तुम में हिम्मत है, तुम मुकाबला कर सकती हो, तो अपनी जमानतें जरूर करवाना, क्योंकि ये तुम्हें बार बार अरेस्ट करेंगे, जितनी बार ये तुम्हें अरेस्ट करेंगे उतनी बार एक्सपोज होंगे, क्योंकि इनके पास है कुछ भी नहीं। तो ये अपने आप को खुद एक्सपोज करेंगे कि ये सिर्फ हमें जेलों में रखने के लिए, ये अपना झूठा बयानिया बनाने के लिए ये सब कर रहे हैं। और क्योंकि उनका बहुत एक्सपीरियंस है, उन्होंने साबित किया कि वो एक तजर्बाकार सियासतदान है, और एक्चुअली यही हुआ। मैंने जितनी बार अपनी जमानत कराई ये उतनी बार एक्सपोज हुए, जितनी बार मुझे अरेस्ट करते गए, डिफरेंट शहरों के केसेस करते गए, उतना ही मेरे केसेस वीक करते गए। अच्छा। तो मैंने ये उनका मशवरा माना, उन्होंने मुझे कहा कि आप लिटन के फर्श पर सो सकती हो तो कराओ जमानतें, क्योंकि जितनी बार मैं अरेस्ट होती थी, ये हमें लिटन थाना लेके जाते थे, पुलिस स्टेशन, वहाँ नीचे जमीनों पे सोना पड़ता था, फिर फिजिकल रिमांड लेते थे बार बार, जितनी देर लेते थे उतनी देर आप जमीनों पे सो। तो मैंने बोला फिर करते हैं डॉक्टर साहब, लड़ते हैं। तो इसलिए वो मुझे कहती हैं कि इसने मेरी वजह से बहुत सफर किया है मेरे कहने पे। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰਿਮਾਂਡ, ਦਿਲ ਦਹਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਕਰੀਬੀ ਦਾ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਲੰਬਾ ਜਿਹਾ ਚਿੱਤਰ ਪਏਗਾ ਐਂਡ ਡੰਡੇ ਪੈਣਗੇ। ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਹੈਪੀ ਮੂਡ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਡਿਪਰੈਸ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਆਫ ਕੋਰਸ ਬਹੁਤ ਸੈਡ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰਿਮਾਂਡਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? अच्छा, हमारा क्योंकि मेरे तो अरेस्ट सबसे ज़्यादा हुए हुए हैं, और फिर आलिया के भी अरेस्ट हुए हुए हैं, तो हमारा तो एक ही केस में 3 फिजिकल रिमांड भी हुए हैं, एक केस में 3 फिजिकल रिमांड भी हमारे। लेकिन फिजिकल रिमांड का ये जो कॉन्सेप्ट है ये हम लोगों ने खुद बनाया हुआ है। फिजिकल रिमांड का बेसिकली मतलब है कि हमें जो ये भी अक्यूज है, जो भी हमें फिजिकली अपनी कस्टडी में चाहिए ताकि इन्वेस्टिगेट कर सके। मानने का तो कोई लॉ है ही नहीं। वैसे होर ऐसी कोई कंडीशन, कोई ऐसा टॉर्चर ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵਿਦਆਊਟ ਟੱਚਿੰਗ ਕੋਈ ਟॉर्चर ਉੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਸੀ? देखिए, इसका मेंटल, आप इसका टॉर्चर कह सकते हैं कि मतलब मुझे अगर आप मेरे से सही तरीके से बात करें तो मैं आपसे उससे भी बहुत अच्छे तरीके से बात करूंगी, लेकिन अगर आप मेरे से मेरी नेचर ही ऐसे, मैं उसको हेल्प नहीं कर सकती हूँ। अगर आप मुझे थोड़ा सा भी कोई अपना एटीट्यूड दिखा रहे हैं, मुझे आप थोड़ी सी भी बदतमीजी कर रहे हैं, तो मैं बहुत बदतमीज हूँ। तो वो इसका, और फिर अभी ये चीज़ देखें, या तो ये चीज़ हमें पता नहीं होती ना, अभी ये चीज़ हमें पता है कि हम आपके मुलाजिम नहीं है, तो अगर मुझे आप कोई बोले कि आप तो नहीं बैठ सकती, तो बेसिक आपको ये तमीज़ होनी चाहिए कि आप में, चाहे आप नौकरी कर रहे हैं, मगर आपके दिल में ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हमने ये सियासी मुकदमे बनाए हुए हैं, हम उसको कम से कम दिल में बुरा समझे, दिल में गलत समझे। और बहुत लोग ऐसे मिले भी, बहुत पुलिस ऑफिसर ऐसे मिले भी जिन्होंने माफ़िया मांगी कि हमारी बहनें हैं, आप स्पेशली डॉक्टर यास्मीन से वो पहले आके माफ़ी मांगते थे कि आप हमारी माँ है, हमें पता है, मगर हम बहुत मजबूर हैं, हमारी नौकरी है। हमसे बहुत लोगों ने कहा आप हमारी बहनें हैं, हमारे घर भी जाते हैं तो हमें हमारे घर वाले बड़े शर्मिंदा करते हैं, मगर हम मजबूर हैं। मगर ये सब पता होने के बावजूद भी अगर कोई मुझे बोले कि जी मैं तो यहाँ बैठ के ही आपसे सवाल पूछूंगा, आप मेरे सामने खड़ी हो क्योंकि आप मुल्ज़िम हैं, तो मेरा बिल्कुल दिमाग घूम जाता है उसका। ये सही गल है। अच्छा, मैंने दसो कि कोई सीट नहीं है, कोई पार्टी ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਇੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਝੇਲੀਆਂ ਤੁਸੀਂ, ਇੰਨੇ ਟੌਰਚਰ ਸੇ, ਜ਼ਹਿਨੀ ਟੌਰਚਰ ਤੇ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨਾ ਜੋ ਵੀ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਵਿਚਾਰੇ ਘਰ ਇਕੱਲੇ ਨੇ, ਹਸਬੈਂਡ ਮਾਂ ਬਾਪ ਲੈਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ?
جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ خان وہ لیڈر ہے جسے ہم نے اپنے انہیرٹ نہیں کیا اپنے پیرنٹس سے نا, وہ لیڈر ہے جسے ہم نے خود پسند کیا ہے. تو جو آپ کی پسند ہوتی ہے نا اس کو آپ آن کرتے ہیں, تو اپنے لیڈر کو ہم آن کرتے ہیں. وہ ہماری پسند ہے, آپ کو چاہے غلط لگے, صحیح لگے, اچھا لگے, برا لگے, آپ کاٹے لگائیں, آپ جو مرضی کریں, ہم نے اپنے دل پہ کاٹا لگایا ہوا ہے نا اس کا, تو ہمیں وہ پسند ہے. آپ ہمیں جو مرضی ریزنس دیں, دیکھیے پسند صحیح بھی غلط بھی ہو سکتی ہے. پسند کی آپ کے پاس کوئی اگر وجہ سے ہو تو کیا پسند ہو, پسند تو بے وجہ بھی ہو سکتا ہے کوئی نا, اور ہمارے پاس تو وجہ ہیں بہت. ہم وہ جنریشن ہے جس نے چیزیں دیکھ کے یہ سب اپنا لیڈر پسند کیا ہے. آپ مجھے بتا دیں میرے لیڈر کا کوئی کاروبار ہے, کوئی فیکٹری ہے, کوئی مل ہے, کوئی پینٹ ہاؤس ہے, کچھ ہے جو ملا ہو, تو میں کہتی ہوں کہ ٹھیک ہے غلط ہے, میرا لیڈر صحیح نہیں ہے. ایک واحد منی ٹریل میرے لیڈر نہیں دی ہوئی ہے نا, اپنے گھر کی میرے لیڈر نے منی ٹریل دی. اس کی جو باہر اپارٹمنٹ تھا وہ بیچ کے یہاں پاکستان لے کر آیا نا, اس نے اس پاکستان میں یونیورسٹی بنائی, شوکت خانم بنایا, اس نے لوگوں کے لیے نگر خانے بنائے, پناہ گاہیں بنائی, صحت کارڈ بنایا. اس نے آپ کو بتایا کہ ڈیمز بننے چاہیے, ضروری ہے, پانی کا مسئلہ ہوگا, درخت لگاؤ, آگے گلوبل وارمنگ کا مسئلہ ہوگا. ایک تو پہلی بات میں ਇੱਥੇ ਕਹਾਂਗੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਬਟ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ 'ਚ ਬੁਰਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਟ ਵਿਦ ਦ ਪੈਸੇਜ ਆਫ ਟਾਈਮ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨੇਕੀ ਵੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਕਿਉਂ نہیں جین ਦਿੰਦੀ. بس پرابلم یہ ہے نا کہ جب ہم اس کا جواب پھر اسی زبان میں دیتے ہیں تو پھر ہم پہ بڑے بدتمیزی کے ہمیں سرٹیفکیٹ بانٹے جاتے ہیں کہ جی یہ بدتمیز بنی ہے. پھر اگر آپ نے پرسنل لائف پہ بات کرنی ہے تو مجھے بتائیں کون سا لیڈر ہے جس کی پرسنل لائف جو ہے کسی صوفی والی ہے یا بڑی کوئی نیک ہے. ہر کسی کا پاسٹ ہوتا ہے, تو اگر آپ نے پاس پہ ہی بات کرنی ہے تو پھر اسی پہ کر لیتے ہیں, پھر کریکٹر پہ بات کرنی ہے تو پھر اسی پہ کر لیتے ہیں. پھر تو ہم کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے نا, کیونکہ پھر یہاں پہ نیک تو کوئی بھی نہیں, تو سبھی پھر ایک جیسے ہی ہیں یہاں پہ. تو ابھی آپ نے جو پولیٹیشین ہوتا ہے اس کا اپنے ویژن دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کا وہ اپنے ملک کے لیے کیا بہتر کر سکتا ہے. جب میرا لیڈر تھا کووڈ جیسے مشکل حالات میں بھی وہ پاکستان کو گروتھ ریٹ کو 6% پہ لے کر گیا. کیسے لے کر گیا؟ جادو تو نہیں تھا نا اس کے پاس, کیونکہ ایماندار تھا, اس ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا, لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا. اس کے کوئی اپنے کاروبار نہیں تھے جو اس نے بڑھانے تھے, اس کی نیت اس ملک کے لیے ٹھیک تھی. تو اس وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ جو لیڈر ہے نا اس کی آپ نے قابلیت پہ بات کرنی ہے, جو اس کی لیڈرشپ کوالٹی ہے اس پہ آپ نے بات کرنی ہے. اور خان دیکھیں وہ ہمیشہ لوگوں کو پروموٹ کرتا ہے. پی ٹی آئی ایک واحد پارٹی ہے جس کو سب سے زیادہ خواتین سپورٹ کرتی تھی, فیملیز سپورٹ کرتی ہیں, جس نے مڈل کلاس لوگوں کو اٹھایا, جس نے مڈل کلاس لوگوں کا پالیٹکس میں انٹرسٹ ڈیولپ کیا, جس میں آپ جتنے ابھی آپ کے پی میں بھی دیکھ لیں جتنے بڑے لیڈرز ابھی آپ جو آئے ہیں سامنے سب لڑکے مڈل کلاس ہیں. اور کوئی ایسی پارٹی نہیں ہے کہ آپ ہمارا کچن چلا دیں, آپ ہمیں فنڈنگ دیں تو پھر آپ کو یہاں پہ پوزیشنز ملیں گی, عہدے ملیں گی. ابھی پارٹی میں جتنے لڑکے اور یا جتنی خواتین کام کر رہی ہیں وہ سارے مڈل کلاس فیملیز سے. ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਝੇਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਦੇਖिए ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਆਈਡੀਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਐਜ਼ ਅ ਲੀਡਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਵੇਖੀ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ. ہمیں یہ اس چیز پہ بہت فخر ہوتا تھا اور ہم اس چیز پہ اتنا خوش ہوتے تھے, میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ جب ہم جیل میں تھے, جب ہم کبھی اپنی ہیئرنگ پہ باہر جاتے تھے تو ہمیں ہر بندہ آ کے بتاتا تھا کہ خان اپنی بات بعد میں پوچھتا ہے, وہ پہلے پوچھتا ہے بتاؤ میری خواتین کا کیا کیا ہے, میری خواتین ابھی تک باہر آئی ہیں نہیں آئی ہیں, ان کا کیا ہو رہا ہے. ہمیں جتنی بار جس شہر میں اریسٹ کیا گیا خان نے بولا کہ یہ بہت غلط کر رہے ہیں, دیکھو ان بیچاریوں کو جگہ جگہ شہر لے کے جا رہے ہیں, یہ خواتین کے ساتھ اس طرح کر رہے ہیں. تو مجھے اس چیز پہ بہت فخر ہے کہ ساری پارٹیز ہمیشہ خواتین کی کریکٹر اسیسنیشن کرتی نہیں ہے. واحد ایک میرا لیڈر ہے جس نے ہمیشہ خواتین کو رسپیکٹ دی ہے, ان کو بولا ہے, موٹیویٹ کیا ہے اور ان کو پروموٹ کیا ہے, ان کو انہوں نے ہمیشہ یہ کیا کہ آپ لوگ آگے آئیں پالیٹکس میں. ایک واحد پی ٹی آئی ایسی پارٹی ہے جنہوں نے خواتین کو بہت 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 اپریشیٹ کیا ہمیشہ, میرے لیڈر کی وجہ سے نا. مریم نواز ਸਾਹਿਬਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਸੀ ਤੇ ਫਰਾਈ ਪੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਇਸਤਰੀ ਕਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀਤੇ. ایکچولی نا اگر آپ کو ایسے جھوٹ بولنے ہو نا تو پھر آپ کو اپنے جو مخالف ہوتے ہیں نا ان کو انہی جیلوں میں نہیں رکھنا چاہیے. اب ہم انہی جیلوں میں رہ کے آئے ہیں, تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ جیل میں جائیں نا تو آپ کو وہ پہلا سیل ہی ان کا دکھاتے ہیں کہ مریم بی بی صاحبہ یہاں رہتی ہیں. اچھا اچھا. تو وہ جو یہ جھوٹ جو ہے نا کہ جی میں موت کی چکی میں رہتی تھی اور میں فرائی پین سے کپڑے, وہ خواتین بولتی ہیں کہ اس کے کپڑے روز باہر سے استری ہوتے آتے تھے, اس کے لیے ڈاکٹر روز باہر سے آتا تھا, اس کا کھانا گھر سے آتا تھا, ہم مشقتیاں تھیں ان کی, ہمیں پتہ ہے جو کچھ ہوتا تھا یہاں پہ. ایون یہ جب جیل میں تھی تو ان کی اتنی چلتی تھی جیل میں قیدی ہونے کے باوجود کہ انہوں نے بولا کہ مجھے پتہ نہیں چلتا کہ کون سی ملزم ہے اور کون سی قیدی ہے, تو جو قیدی خواتین ہیں ان کا یونیفارم کریں, یہ کیا ساری کلر کپڑوں میں گھومتی ہیں. اور وہ قیدی خواتین ان کو اتنی بددعائیں دیتی ہیں وہاں پہ, کیونکہ آپ کو پتہ ہے خواتین کو شوق ہوتا ہے رنگوں کا, کلر کپڑوں
का, उनको अब वाइट यूनिफॉर्म पहनना पड़ता है। तो वो बोलती हैं कि ये आके हमारा यूनिफॉर्म करवा के गई थी। इसकी इतनी अथॉरिटी थी जेल में, कैद में होने के बावजूद कि इसने वहां पे कैदियों का यूनिफॉर्म करवाया। तो आपको लगता है कि वहां पे अपने कपड़े फ्राई पैन से खुद इस्त्री करती होगी। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੁਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, 4 ਚੁਫੇਰੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਹੀ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਲਾਲਤ ਹੋਵੇ। ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? पहली तो बात ये ना कि उन बेचारों को पता नहीं क्यों ये गलत फहमी है कि उन्हें ये लगता था कि ये केसेस में हमें अरेस्ट करके वो हमारी कोई जलालत कर पा रहे थे। बेसिकली वो ये अपनी जलालत कर रहे थे। मुझे एक दिन कहने लगे आप क्यों नहीं लिख के देती हैं, आप क्यों नहीं आती हैं, ये आपको बलूचिस्तान लेकर जाएंगे। तो मैंने बोला ले जाएं। तो कहते हैं आपको पता है वहां पे कितनी सर्दी होती है और ये वो, दिसंबर जनवरी था मेरे ख्याल से। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, हम यहाँ गर्मियों में नहीं मरे जेल में, सर्दियों में नहीं मरे तो वहां की सर्दियों में भी नहीं मरेंगे। तो कहते हैं आपको पता कितना सफर है? मैंने बोला जितना भी सफर है इतना मुझे पता है कि 4 गाड़ियां आपकी भी आगे जाएंगी, 4 पीछे, 8 गाड़ियां आपकी भी जाएंगी साथ मेरे, तो मैं अकेली नहीं जलील होंगी, अल्लाह के फजल से आपकी 8 गाड़ियां मेरे आगे पीछे जलील होंगी। अच्छा। तो हम तो चलो 1-2 जने ही जाते थे ना, इनकी पूरी फिर इतना हौसला ज़र्फ भी नहीं था कि हमारा टॉर्चर तो खैर क्या ही कर सकते थे, इतने बेचारों का नहीं था कि हमें कोई कुछ हो जाए। तो 8-8 मुलाजमों की तरह गाड़ियां लेके आगे पीछे घूमते थे, तो हमारे साथ खुद भी जलील होते थे बेचारे, वो खुद बड़े तंग होंगे ये कब जान छोड़ेंगी। ਅੱਛਾ, ਸਨਮ ਜਾਵੇਦ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਂਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਗਲੋਇੰਗ ਫੇਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। जेल 'ਚ ਕਿਹੜਾ ट्रीटमेंट मिल रहा ਸੀ? पॉलर सी कोई होते? हर जेल में पॉलर होता है। अच्छा। क्योंकि वहाँ पे जो NGOs होती हैं वो वहाँ पे उन्होंने पॉलर्स बनाए होते हैं। और वो ट्रेनिंग देती हैं खवातीन को वहाँ पे। कि मरियम बीबी ने तो नहीं बनवाया सी? नहीं मरियम बीबी ताकि मेरे बाद नहीं NGO बेस्ड होते हैं वो वहाँ पे, टेफ्टा वालों के, वो सिखाते हैं ताकि खवातीन बाहर जाएं तो दोबारा क्राइम नहीं करे। वो कोई जैसे पढ़ी लिखी खवातीन हुनर वास्ते जी सिलाई भी होती है, फिर वो आपको बाल बनाने के और मेकअप के ये सब आपको सिखा के फिर सर्टिफिकेट्स देते हैं ताकि आप बाहर जाके अपना काम कर सकें, दोबारा क्राइम नहीं करें। तो हर जेल में। सनम जावेद उत्थों केड़ी सर्विसेज लेंदी सी? आपको पता है बड़े महंगी सर्विसेज देते थे वो वहाँ पे। तो एक फेशियल करते थे तो वो तो बाहर वाले रेट ही रखे हुए थे उन्होंने। हमें वो एक फेशियल, या फिर वो हमसे ज्यादा पैसे मांगती थी। जेल की सुपरिटेंडेंट जो थी फीमेल, वो हमें बोलती थी तो आप लोगों ने जेल का बेड़ा कर रखी है, आप लोगों ने इतने पैसे आप लोग उड़ाते हैं यहाँ पे। पैसे आंदे कित्थों सी? हमारे तो घर से आते थे ना। अच्छा, जितना पॉकेट मनी मेरे तो अब्बा जी ने इतने पैसे उड़ाए हैं कि मैंने उनको गरीब किया है। वैसे पॉलर दी सर्विसेज दे उत्ते तकरीबन कितना खर्चा हो गया सनम जावेद दा? नहीं, मुझे एक्चुअली आदत नहीं थी अपनी ये सब पॉलर शॉलर की ये चीज़ें कराने की, क्योंकि मैं बहुत कॉन्शियस हूँ ये क्रीम्स वगैरह और ये सब के मुझे फिर भी कोई अंदाजा एलर्जीज हो जाती है। इतना टाइम गुजारा है। पर मैं सबको देख रही होती थी कि सारे बैठे हुए हैं कि मतलब अच्छा, ये मैं फिर उनसे पूछती थी ये क्रीम्स कौन सी वाली हैं, ये मतलब ये सही ब्रांड है ये वो। होर केड़ा हुनर सिखाया जाता सी? वो एम्ब्रॉयडरी सिखाते हैं, सिलाई भी सिखाते हैं, इस सब चीज़ें सिखाते हैं। हाँ जी, वो भी बनाते हैं, वो पेन बनाते हैं बीड से, और वो ब्रेसलेट्स बनाते हैं, एंकलेट्स बनाते हैं, ऐसी चीज़ें बनाते हैं। फिर वो सेल करते हैं। यास्मीन राशिद साहबा ने कहा सी कि जे जेल से नेटफ्लिक्स मिल जाए तो इत्थे ही मौज। एक्चुअली ना डॉक्टर साहिबा को मुझे कोरियन सीरीज बहुत पसंद है। अच्छा। तो वो हम एक दिन ऐसे जनरली बात कर रहे थे तो डॉक्टर साहबा कहने लगी कि मैं कोरियन सीरीज बहुत देखती थी। मैंने बोला अच्छा, मुझे भी डॉक्टर साहबा बहुत पसंद है। डॉक्टर साहबा कहती है इसीलिए तो मुझे इतनी अच्छी लगती हो। तो मैंने बोला अच्छा चले, डॉक्टर साहबा कितना मजा है। डॉक्टर साहबा कहती हाँ बस ये मुझे यहाँ नेटफ्लिक्स लगा देना तो आसानी हो जाए वैसे मेरे लिए, क्योंकि वो बिल्कुल कोई ड्रामा नहीं देखती थी, कोई फिल्म नहीं देखती थी, उनको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो सिर्फ टॉक शोज देखती थी, वो रात में लगते थे, तो सारा दिन उनको कुछ समझ नहीं आती थी, वो सिर्फ बुक्स पढ़ती रहती थी। तो हम तो कोई मैं तो कहती हूँ हमने जेल में कोई ड्रामा नहीं छोड़ा, जिंदगी में बाहर हमने कोई ड्रामा देखा नहीं और जेल में हमने कोई छोड़ा नहीं। हम सब खड़े होते थे क्योंकि रात में तो बंद हो जाती थी चक्कियां, तो हम वो चक्कियों के दरवाजे में खड़े होते थे। और फिर एक चक्की से दूसरी चक्की में डिस्कशन चल रही होती थी हमारी कि अभी ड्रामे में ये क्या चलेगा और ये क्या हो रहा है, मतलब ये हमारे हालात हो गए। अच्छा, ए दसो कि कोरियन सिंगर्स केड़े पसंद है? BTS पसंद है? नहीं सिंगर मैंने कभी सिर्फ कोरियन सीरीज। अच्छा, सीरीज देखी। अच्छा, ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਬੀਤ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਸੀ ਘਰ 'ਚ? बच्चे, मेरी अम्मी ने उनका बहुत ध्यान रखा। मेरी अम्मी बल्कि उनको इस बात पे सबने ही बहुत ध्यान रखा, क्योंकि उसके मेरे हस्बैंड भी अरेस्ट हो गए तो बाप भी नहीं था, माँ भी नहीं थी। कितना अरसा दूर रहे बच्चियां? तो मैं 14.5 महीने और मेरे हस्बैंड 7.5 महीने। तो उनको बच्चों को फिर काफी प्रोटोकॉल मिलता था इस बात पे कि माँ बाप नहीं, इनको कुछ कहना नहीं है, बिल्कुल जो कहें बस करते जाओ। नहीं, बच्चे रोए नहीं?
کہ امی ابو دونوں ہی نہیں ہے؟ نہیں میرے بچے بڑے ہیں ماشاءاللہ, اتنے رونے دھونے والے نہیں ہیں اور میرے بچے ہیں ہاں, یہ تو رونے دھونے والے تو نہیں ہو سکتے. ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਫਖਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅਮੀ ਜੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨੇ. ہاں میں تو جی مجھے انٹرویو دکھایا انہوں نے, میں تو شاکڈ ہو کے اس کو دیکھے, پھر میں نے دیکھنے کے بعد بولا میرا بیٹا ہے. تو مجھے بلکہ اماں کے ہنسانے لگی, ایک دن کہنے لگی ہم کوٹ آئے ہوئے تھے ATC تمہارے لیے, تو مریم اورنگزیب بھی آئی ہوئی تھی. میں نے بولا اچھا ہاں, تو کہتی ہے یہ ایک دم میرے پاس سے غائب ہو گیا محمد. میں نے بولا پتہ نہیں کہاں گیا ہے, تو مریم اورنگزیب کو جا کے بول رہا تھا چور 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 چور. تو اس نے بولا کہ دیکھے کہ یہ کون بچہ ہے, تو اس نے پوچھا کہ یہ کس کا بچہ ہے. تو جو ساتھ رپورٹر کوٹ رپورٹر کھڑا تھا ماما کہتی ہے آگے سے اس کو کہتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کس کا بیٹا ہوگا. ਅੱਛਾ ਸਨਮ ਜਾਵੇਦ ਇੰਨੀ ਹਸਮੁਖ, ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲੀ, ਤੈਯਬਾ ਰਾਜਾ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਲੜਦੀ ਸੀ? نہیں نہیں کوئی بالکل دیکھیں جب آپ ایک جگہ اکٹھے رہتے ہیں نا, اسپیشلی خواتین رہ رہی ہوں, ایک آپ نے چکیوں پہ بند کیا ہو, ایک چھوٹی چکی میں 6 لوگوں کو بند کیا ہو اور بہت زیادہ ٹائم رہ لیا ہو. ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਧੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤਾ. ਤੇ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਸੁਣਿਆ ਗਲਤ ਸੁਣਿਆ? نہیں ایسا ہوتا ہے کہ جیسے جب آپ بہت سارے لوگ ایک جگہ اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں نا, تو آپ کا آبویسلی اوپینین میچ تو نہیں کرتا نا. اور ہمارے پہ بہت مشکل حالات تھے جب ہر دفعہ باہر جاتے تھے, کوئی ایک نئی وہ یہ اب ایسے ہو جائے گا, اب ویسے ہو جائے گا, اب یہ کریں گے. پھر یہ ہر دفعہ یہ دہشت گردی کی دفعات ہم پہ بعد میں لگی نا, بغاوت. پھر اس حساب سے جی اب آپ کو یہ نہیں کریں گے, چھوڑیں گے نہیں, ایسے نہیں ویسے نہیں. تو وہ ڈفرینس آف اوپینین ہوتا تھا. میرا یہ مسئلہ ہوتا تھا ہمیشہ کہ ایک تو میں ضمانتیں کرانے سے باز نہیں آتی تھی, پھر میں لیٹرز لکھتی تھی, لیٹر لکھنے سے باز نہیں آتی تھی, بولنے سے باز نہیں آتے تھے. تو وہ پھر کافی مسئلے ہوتے رہتے تھے. کسی کے گھر والے کیا چاہتے تھے ہم خاموش ہو جائیں کیونکہ پھر اس طرح مسئلے ہوں گے. طیبہ اور میرا میں یہ کہوں گی کہ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہوگی, اس سے ہو جاتی ہیں, اکٹھے رہتے ہیں تو بہت مسئلے بھی ہو جاتے ہیں. کوئی ایسی لڑائی نہیں ہے کہ ہماری دشمنیاں چل رہی ہیں جائیدادوں پہ اور کوئی خاندانی دشمنیاں چل رہی ہیں, نہیں ایسا کچھ نہیں. ਅੱਛਾ ਸਨਮ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਿਨੈਰੀਓ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲਮਹਾ ਆਫ ਕੋਰਸ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ. ਉਹ ਵੀਕ ਲਮਹਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਸੰਭਾਲਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ? ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਤ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਿਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਿਨ ਦਾ ਐਸਾ ਲਮਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਨਮ ਬਿਲਕੁਲ ਰਹਿ ਗਈ, رو پئی جدو؟ نہیں میں نے آپ کو بتایا روتی ووتی نہیں ہوں. کوئی لمحہ تو ہوئے گا بس پریشانی ہوتی تھی اس طرح کہ ہماری ہفتے میں ایک دن ملاقات ہوتی تھی صرف, اور ہمیں تو پی سی او کی نہیں ملا ہوا تھا نا, باقی خواتین کو ملا ہوا تھا. تو کبھی اس طرح ہوتا تھا کہ جیسے کوئی خبر آ جاتی تھی ٹی وی پہ کہ جی کسی کے بچے اس طرح کڈنیپ ہو گئے, کوئی ایک دن میں بیٹھے نوڈلس کھا رہے تھے تو نوڈلس سے کوئی بچوں کو پتہ نہیں کوئی مسئلہ ہو گیا. اب میں سوچتی رہوں پریشان کہ میرے بچے تو اتنے نوڈلس کھاتے ہیں, اللہ میں کب ماما کو بولوں ان کے نوڈلس بند کرو, کہ کس طرح میسج بھیجوں. پھر ایک دن میں نے رات میں خواب دیکھا میرا بیٹا بڑا رو رہا, میں اس پہ کافی میں پریشان ہوئی کہ پتہ نہیں میں نے کیوں دیکھا ایسا خواب کہ میرا محمد بہت رو رہا ہے. تو پھر مجھے اب سمجھ نہ آئے میں کس طرح پتا کراؤں کہ میرا محمد ٹھیک ہے. تو پھر میں نے ایک وارڈن تھی اس کو میں نے بولا کہ اگر آپ کائنڈلی میرے گھر کال کر کے مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ میرا محمد ٹھیک ہے. تو پھر جب اماں ملاقات کے لیے آئیں تو محمد کو چوٹ لگی ہوئی تھی اس کے گھٹنے پہ. تو ماما کہتی ہے کہ تمہیں کیسے پتا چلا, یہ گر گیا, اس کو چوٹ لگی, کانچ لگا اس کے گھٹنے پہ نا, کٹ لگا, تو مطلب یہ بہت رویا نا, اس کو کافی چوٹ لگی. تو میں نے بولا پتہ نہیں بس میرا دل پریشان ہوا. اچھا سنم صاحبہ, بیٹے دا نام محمد جی, تے بیٹی دا نام کیا؟ زناش. زناش مطلب کیا تھا؟ سجدہ کرنے کی جگہ, ماشاءاللہ, پاک جگہ. اچھا ہاں بیٹی میری کا بھی بازو فریکچر ہو گیا, وہ بھی مجھے بتایا ہی نہیں. آن لگی سی کہ پتہ چلیا بازو فریکچر ہو گیا, تے پھر ادو وہ تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا. میں جب کوٹ ہیئرنگ کے لیے گئی تو اماں مجھے ہر دفعہ کہیں گرمی بہت ہے بچے اس لیے نہیں آ رہے. تو میں کہوں اتنے بدتمیز بچے ہیں میرے, ان کو شرم نہیں ہے, اماں جیل میں ایک دفعہ ہفتے میں باہر آنا ہوتا ہے تو یہ اس پہ بھی ملنے نہیں آتے, گرمی لگ رہی ہے بچے پل گئے. ہاں تو میں کہوں اچھا اماں کہ پھر وہ بہانے سے محمد کو بھی نہ لے کے آئیں گے, یہ اگر یہ آئے گا وہ اس کا زیادہ پوچھے گی کہ زونی کیوں نہیں آئی. تو پھر میں نے مجھے ایک دن ہم کوٹ جاتے ہوئے ایک لڑکے نے میرے ساتھ, ہماری جن کے ساتھ ڈیوٹی ہوتی تھی آفیسر کی, اس نے مجھے پوچھا کہ آپ کی بیٹی اب کیسی ہے. تو میں نے بولا میری بیٹی کو کیا ہوا ہے؟ بولتا اس کی بازو ٹوٹی ہے نا. تو میں نے بولا ہے مطلب وہ, تو میں نے کہا شیٹر سب کچھ. میں اس کو حیران پریشان دیکھوں, میں نے اب میری بیٹی کی بازو ٹوٹی ہے؟ تو کہتا ہاں میں نے آپ کے ابو کا انٹرویو دیکھا ہے. اچھا اچھا. تو پھر میں کوٹ گئی تو امی نے مجھے کہا کہ نہیں اب تو ٹھیک ہے نا, وہ میں تمہاری ویڈیو کال پہ بات کراتی ہوں. تو پھر میں نے ویڈیو کال پہ بات کی, خیر جج سے بڑی ڈانٹ پڑی اس بات پہ. میں نے کہا کہ جی میڈم میرے بیٹی کا مجھے پتا چلا تھا. تو انہوں نے بولا اچھا 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 چلیں آپ پہلے اجازت لیا کریں. تو پھر خیر وہ میں نے ڈاکٹر یاسمین کو جا کے پوچھا, میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ نے مجھے بتایا نہیں. ڈاکٹر یاسمین کہتی تم نے کیا کرنا تھا, تم یہاں بیٹھ کے پریشان ہی ہوتی. پھر طیبہ نے بھی بولا ہاں یار ہم سب کو پتا تھا تو ہم نے نہیں بتایا تمہیں نا کہ تم پریشان ہوگی. باقی سب کو پتا تھا, صرف مجھے نہیں پتا تھا. ਅੱਛਾ ਸਨਮ ਜਾਵੇਦ, ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ KP ਹਾਊਸ 'ਚ ਵੀ ਰਹੇ ਜੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਿੰਜ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਮਿਲਿਆ?
بیسکلی ایسا ہوا تھا کہ جب میرا یہ اسلام آباد سے بیسکلی ہائی کورٹ سے ہمیں فائنلی ہماری جان چھوٹی. جب ایک تگڑے جج کے پاس ہمارا کیس گیا تو میری جان چھوٹی فائنلی. لیکن اس کے بعد پھر میرے ابو کو کسی نے یہ انفارم کیا کہ اب کی بار یہ کیس نہیں کریں گے, اب کی بار یہ ابڈکٹ کریں گے نا, یہ غائب کریں گے, تو آپ ذرا تھوڑا کانشیس رہیں. عالیہ کے لیے بھی یہی تھا اور میرے لیے بھی یہی تھا. تو پھر میرے ابو نے سب کو کانٹیکٹ کیا, اسد عمر صاحب کو, باقی ادھر ادھر ہر جگہ کانٹیکٹ کیا. تو پھر ہم پہلے ایم این اے لاجز گئے تھے اسد صاحب صاحب کے لاج میں. لیکن وہی ہوا, ہم وہاں پہ تھے تو وہاں پہ بھی باہر ریکی ہو رہی تھی اور ایجنسیز والے گھوم رہے تھے اور ویڈیوز بن رہی تھی ہر جانے آنے والے کی. پھر وہاں سے انہوں نے مجھے نکالا رات میں, ریسکیو کیا سب نے, اور وہ مجھے کے پی ہاؤس لے کر گئے کہ یہ سیف ہے, یہاں پہ کوئی نہیں آ سکے گا, تو آپ نے یہاں پہ رہنا ہے. پھر جو میرے لائر علی, انہوں نے بولا کہ جب تک یہ ہر چیز ہمیں ریٹرن نہیں دیں گے نا, ہم ان پہ ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں, یہ جب تک ہمیں لکھ کے نہیں دیتے ہیں نا ہر چیز میں کہ اب تمہیں کسی چیز میں گرفتار نہیں کریں گے, بلوچستان نہیں لے کے جائیں گے, کیونکہ اٹارنی جنرل سب خود پیش ہوئے تھے, انہوں نے بولا تھا کہ جی بس آپ اس جج کے سامنے سے کیس واپس لے لیں, تو اب ہم ان کو ریسٹ نہیں کریں گے. تو پھر انہوں نے بولا کہ جب تک یہ ہر کیس میں مجھے ریٹرن نہیں دیتے ہیں تو تب تک تم نے اس کے پی ہاؤس سے باہر نہیں نکلنا. تو وہ کافی اسٹرکٹ انسٹرکشن تھے میرے لیے کہ نہ کوئی ملاقات کے لیے آئے گا, نہ یہ باہر جائیں گی, اور جو آئیں گے وہ بتا کے آئیں گے, ان کا پتہ ہونا چاہیے یہ کون ہے کون نہیں ہے. تو وہ موسٹلی مجھے لائر ہی ملنے آتے تھے, قدیر یا فتح یا یہ لوگ, یا میری فیملی ہوتی تھی, یا کوئی جو بہت کوئی ایم پی اے یا ایم این اے اس طرح ہوتے تھے, تو وہ آتے تھے صرف, باقی الاؤ ہی نہیں تھا کہ کیونکہ خطرہ تھا کہ بھی اس کے بعد بھی گاڑیاں گھومتی تھیں. اچھا, عمران خان صاحب نو کدے ملن گئے جیل چ؟ ہاں, میں 3 دفعہ گئی ہوں. اچھا, وہ بولتے ہیں جی اس کو نہیں ملنے دینا. تسی سچ ملے یا نہیں ملے؟ وہ بولتے ہیں جی اس کو نہیں ملنے دینا. اچھا, ملے ہی نہیں, گئے سی تسی ملے نہیں. 3 دفعہ گئی اور کورٹ آرڈر لے کے گئی, اس کے باوجود نہیں ملنے دینا. کدے ادھروں پیغام آیا سنم واسطے اسپیشلی کہ یو آر ڈوئنگ گریٹ, یا کوئی بھی اپریسیشن؟ ہاں جی, مجھے 2-3 بار ہمارے کیونکہ لائرس جاتے تھے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ خان نے کہا کہ اس کو بتانا کہ اس کی بہت ہمت ہے, وہ بہت ہمت والی ہے. میری امی کو جب خان صاحب ملے تھے, انہوں نے بولا سنم کو کہیے گا کہ وہ بہت بہادر ہے. تو پھر اس کے لیے میرے لیے تو یہ بہت بڑی بات ہے. پھر جب ہمارا یہ نامینیشن پیپرس کا ہو رہا تھا ریزرو سیٹس والا, تو خان صاحب نے میسج بھیجا تھا کہ سنم سے کہیے گا, اس سے پوچھیے گا, وہ جس جگہ بھی جانا چاہتی ہے اس سے پوچھ کے اس کا نام لکھیے گا. تو میرے لیے تو بہت بڑی بات ہے. اچھا, عمران خان تو بعد فار ایگزامپل عمران خان صاحب نو تھوڑی دیر ਲਈ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਯਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਿਨੈਰੀਓ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜਾ ਤਗੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ کہ ਹਾਂ ਇਹ ਸੀਟ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਹੀ ਡगर ਤੇ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ کنٹری ਨੂੰ؟ دیکھیے, ہم نے خان کے علاوہ کبھی سوچا ہی نہیں ہے, مائنس خان کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے ہمارے پاس. لیکن اگر آپ بولیں کہ خان کے فار ایگزامپل ساڈے کول ایک سچویشن آ جائے کہ چلو یار ایسی سچویشن ہم سوچتے ہی نہیں ہے نا. آپ یہ بولیں ساڈے شو ਲਈ سوچو ذرا, آپ یہ نہیں, آپ یہ بولیں کہ جی خان. اچھا, فار ایگزامپل خان صاحب نو آپ کہہ رہے ہیں سیکنڈ نمبر ਮੈਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ کہیے کہ میرے تو بعد ایسے کون ہے بندہ؟ دیکھیں, خان کے بعد ہمارا ہم یہ نہیں سوچتے. خان کے علاوہ آپ بولیں کہ سیکنڈ نمبر پہ مجھے کون پسند ہے, مجھے مراد بہت پسند ہے, مجھے مراد سعید بہت پسند ہے. میں تو یہ ہمیشہ بولتی رہی ہوں, جب ہم جیل میں بھی تھے تو مجھے سب یہ بول رہے تھے وہ سب سے موسٹ وانٹیڈ بندہ ہے, وہ سب سے خطرناک بندہ ہے, تم اس کے بارے میں نہ بولا کرو. اچھا, شاہ محمود قریشی صاحب وہ بھی برابر ہی جیل کٹ رہے ہیں, بہت ڈیسنٹ ہے. شاہ صاحب ہمیں ملے, بولنے لگے باہر کیا حالات ہیں بھائی, تو میں نے بولا شاہ صاحب باہر تو بہت برے حالات ہیں بھائی, باہر تو جو لوگ جا رہے ہیں انہوں نے کیا چلو اندر ہی رہنے, اندر بہتر نہیں. ایکچولی یہ بولا, بولتے کیوں باہر کیا مسئلہ ہو رہا ہے. میں نے بولا خان صاحب, شاہ صاحب 14-15 مہینے جیلیں کاٹ کے جا رہے ہیں, لوگوں کو پھر بھی ثابت کرنا پڑا ہے کہ بھائی غدار نہیں اور ڈیلے نہیں اور یہ نہیں. بولتے ہیں اس کا مطلب ہے پھر اندر ہی حالات ٹھیک ہے. میں نے بولا فی الحال تو میرے خیال سے اندر ہی ٹھیک تھے. تو وہ بڑے اچھے طریقے سے ملتے ہیں, بڑے پیار سے ہم لوگ جاتے ہیں. ہمارا کورٹ ٹرائل ہوتا ہے تو یہ سب بھی, اعجاز چودھری صاحب, محمود الرشید, امت چیمہ, شاہ محمود قریشی, ڈاکٹر صاحبہ, یہ لوگ بہت پیار, ہمیں بہت پیار کرتے ہیں. اچھا, سنم جاوید دیاں ایز اے گرل, ایز اے لیڈی 3 عیداں جیل چ کٹیاں تسی, تے عید دی تیاری تے ہوندی کڑیاں دے نال ہے جی, تے چوڑیاں, کپڑے, مہندی او بھجوائے کسی نے یوز لگائے تسی یا بس سادگی نال؟ اچھا, مجھے یہ چیزیں پسند بھی بہت ہے, مطلب مجھے یہ مہندی, چوڑیاں وغیرہ بہت پسند ہے. میری اماں کو پتا ہے, تو میرے گھر سے تو اتنا سامان آتا تھا کہ میں اماں کو کبھی سوچتی تھی آپ کو کیا لگتا ہے میں نے اندر کوئی شاپ کھولی, بوٹیک کھولی ہے. صاحب یاد آ گئے, کہندے ہوندے کہ جیل میرا سسرال ہے. سنم دا بھی آئی حال سی, آلموسٹ اماں جی بھیج رہے ہیں. میری اماں کو لگتا تھا کہ میں ایسا کیا کروں کہ
मेरी बेटी जेल में खुश रहे, कोई ये ठीक रहे, कि कोई ज्यादा दुखी ना हो, ये परेशान ना हो। हालांकि मैं उनको कभी परेशान होकर नहीं दिखाती थी, मुझे पता था मेरी अम्मी को हाई ब्लड प्रेशर का इशू है, एक दफा कोर्ट में बेहोश भी हो गई थी, बीबी बहुत शूट कर गया था, तो मैं हमेशा दांत निकालती ही जाती थी कि अम्मा हम ठीक है। शूट कर गया सी मेरी अम्मी का ना, उनको हाई ब्लड प्रेशर का इशू है, अच्छा, तो वो कोर्ट में बेहोश हो गई थी एक दफा। तो मैं इसलिए हमेशा हंसती जाती थी कि अम्मा सब ठीक है, अम्मा हम बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है। इसके बावजूद उनको शक रहता था हमेशा कि नहीं ये तो बहुत परेशान है। तो वो उनको होता था मैं क्या करूंगी, ये मतलब मैं वो कपड़े ही बेचती रहती थी और मैं उनको कहती थी अम्मा मैंने बुटीक खोलनी अंदर। तो मेरे तो बहुत सामान आता रहता था, पर हमें आइडिया नहीं था कि जेल में ईद का क्या सीन होगा। वो तो जब हम ईद वाले दिन सुबह उठ के बाहर निकले अपनी चक्कियों से, तो वहां तो माहौल ही और थे। मेहंदियां, चूड़ियां, हील वाले जूते, फ्रॉक, लहंगे, पूरी जेल ऐसे फैंसी ड्रेसो लग रहा था कि कोई पुलिस वालियां वर्दित सी सानिया वो भी फैंसी ड्रेस। बेचारियां उस दिन भी ड्यूटी वही थी नहीं उन बेचारियों का। अच्छा पुलिस वालियां ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਕਰਖਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੀ? जेल की जितनी भी वार्डन्स थी अंदर फीमेल, सब बहुत 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 सपोर्टिव, बहुत अच्छी थी। वो बेचारी मतलब अपनी नौकरी में रहते हुए, गरीब लोग होते हैं आपको पता है, वो जितना बेचारा हमारा सपोर्ट कर सकती थी उतना करती होती थी, बहुत प्यार करती थी स्पेशली डॉक्टर साहिबा से। डॉक्टर साहिबा की तो बहुत इज्जत करते थे सब, और जो सीनियर स्टाफ भी था उनका डॉक्टर साहिबा की बहुत इज्जत करता था। जो जेल के ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ अच्छा पॉलिटिकल होने तो इलावा ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ अजीब जी एक शफकत है, मोहब्बत है ना, बड़ा सोना लगता है। और आपको मसला मैं बताऊं इसलिए भी वो बहुत रिस्पेक्ट करते थे क्योंकि इस एज में भी उनकी जेल में तबीयत बहुत खराब रहती थी। इसके बावजूद भी क्योंकि सारी फीमेल जेल थी ना, तो किसी को कोई भी इशू होता था ना आधी रात में भी, तो वो डॉक्टर साहबा का सेल खोलते थे कि आप आके इसको देख लें, इस तरह इसको इशू हो रहा है। तो वो जाती थी, चाहे सर्दी है गर्मी है, वो अपने बिस्तर से निकल के जाती थी और पेशेंट ट्रीट करती थी। वहां पे भी अल्ट्रासाउंड करती थी, वहां पे भी चेकअप्स करती थी, वो सबको दवाइयां देती थी। अच्छा सनम, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਲਾਈਫ 'ਚ, ਜਾਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਵਾਰਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੀ ਚੇਂਜ ਆਇਆ? चेंज ये आया कि मैं बहुत बहुत अच्छे लोगों से मिली, मेरी बहुत अच्छी दोस्तियाँ हुई हैं। जैसे डॉक्टर यास्मीन को मैं पहले नहीं मिली थी, नहीं जानती थी, मैं जेल में मिली उनसे, तो मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हुई उनके साथ। आलिया से मेरी बस सलाम दुआ थी पहले, उनके साथ भी फिर बहुत अच्छा एक बॉन्ड बना। आयशा भुट्टा से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हुई। फ़ायज़ा है, बहुत सुमैया हैं, रूहीना हैं, मतलब हमारी अभी हम रात में भी सब इकट्ठे हुए थे। फहमीदा, रुबीना, किसी का नाम लूँगी नहीं लूँगी तो माफ़ करें मुझे प्लीज़। तो बहुत अच्छी हमारी जेल वाली दोस्तियाँ भी हुई। जेल से बाहर भी गए तो बहुत अच्छे लोग मिले, बहुत मुझे इतनी रिस्पेक्ट दी लोगों ने। अब बंदे किसी का नाम लूंगी तो बेचारे को घर से जूते पड़ेंगे, मुफ्त में बदनाम हो जाएगा। कुछ नहीं भी होगा तो बदनाम हो जाएगा, पर सबने बहुत बहुत सपोर्ट किया मुझे, और मुझे सबने बहुत इज्जत दी, बहुत प्यार। खावन ने ताना तो नहीं कदे मारिया, तेरी वजह तो मैनू भी जेल कटनी पई है? वो ये ताना मुझे मार के दिखाता ना जरा, क्योंकि यार इन्नी सख्ती, मतलब वो एक बंदा इतना सपोर्टिव है, फिर होते ना बाबा ये मसला नहीं है कि सपोर्टिव है, वो इतना बड़ा सपोर्टर है खान साहब का। अच्छा अच्छा, मतलब मैं तो कोई सपोर्टर नहीं, he is not doing for yourself, he is doing for himself। ये तो मैं इसको खत्म करना चाहती हूँ। अगर आपने कोई ऐसा अपने माइंड में ये बनाया हुआ है कि वो मेरी वजह से फंस गया, वो मेरी वजह से नहीं फंस गया। जिस दिन मैं उसको कभी मैं नहीं भी जाती, मैं डेली तो जमान पाक नहीं जाती थी, क्योंकि ज़ाहिर घर के भी बच्चों के भी 100 मेरे स्कूल गोइंग बच्चे हैं, तो ये बोलता था मैं फिर जमान पाक जा रहा हूँ। ये जमान पाक ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕੁੰਭਾ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨ ਪਾਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋਣ ਲੱਗਾ? मैं तो अपने हस्बैंड के साथ ही जाती थी भाई, वही ना, मतलब कि बच्चे भी, अम्मी अब्बू भी नाल थे? नहीं, अम्मी अब्बू मेरे नहीं कभी साथ थे ना, बच्चे कभी साथ थे। मैं और मेरे हस्बैंड ही जाते होते थे बस, क्योंकि वो खुद बहुत बड़ा चमचा है खान साहब का, वो मेरी वजह से नहीं जाता होता था वहां पे, और मैं नहीं भी जाती थी तो वो डेली जाता होता था, वो अपने फ्रेंड्स के साथ चला जाता होता था। तो वो अब ये नहीं बोल सकते कि वो मेरी वजह से अरेस्ट हुआ, वो अपनी वजह से ही अरेस्ट हुआ है। और मेरा तो आपको पता है नंबर भी मेरे नाम पे नहीं था, वो अतीक के नाम पे है। अच्छा, तो मैंने तो सोचा पुलिस वाले को, मैंने एक दिन बोला ये नंबर मेरे नाम पे नहीं है, तो जियो फेंसिंग में तो मेरा नंबर ही नहीं आया होगा, आप ऐसा करें आप दोबारा अतीक को अरेस्ट कर लें। अच्छा, बोलते नहीं। हाँ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਲਾਈਕ ਬੀਇੰਗ ਅ ਵੂਮਨ, ਮਰੀਮ ਨੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਡੂਇੰਗ ਸੋ ਮਚ ਥਿੰਗਸ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਟੈਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੌਕਫ ਹੈ ਕਿ ਬੀਇੰਗ ਅ ਵੂਮਨ, ਨਾਟ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਪੋਰਟਰ, ਨਾਟ ਸਨਮ ਜਾਵੇਦ, ਐਜ਼ ਏ ਫੀਮੇਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਜੋ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਉੱਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ?
पहले तो देखें, जब ये कंपैरिजन होता है ना तो मुझे इस पे बहुत शदीद गुस्सा आता है, इसलिए comparison, क्योंकि जब मरियम का कंपैरिजन होता है हमारे से खवातीन से ना, इसलिए क्योंकि मरियम बीबी जब जेल में थी तो वो अपने करप्शन के केसेस में थी। उन्होंने बोला मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है, फिर उनकी हर जगह जायदाद निकली। अभी उन्होंने इलेक्शन कमीशन में जो अपने पेपर्स जमा कराए थे, सिर्फ लाहौर में उनके पास 1400 किनाल जमीन थी जो उन्होंने शो की है, ठीक है ना। वो करप्शन के केसेस में जेल में थी, जो पैसे उन्होंने खाए, जो प्रॉपर्टीज उन्होंने खाई, जिसकी वो मनी ट्रेल नहीं दे सकी, जिनका वो हिसाब किताब नहीं दे सकी। हम खवातीन को आपने पहली बार पाकिस्तान की तारीख में जंग, बगावत, दहशतगर्दी, रियासत पर हमला, कत्ल, डकैती, चोरी, कौन सी ऐसी एलिगेशन है जो हम पे नहीं लगाई आपने औरतों को आधी रातों को घरों से उठाया है। आलिया को मैंने कभी सर पे दुपट्टे के बगैर नहीं देखा। जब वो जेल में आई थी उसके पैरों में जूते नहीं थे और उसके सर पे का दुपट्टा ही नहीं था उसके पास। उसको ऐसी हालत में उसके घर से उठा कर लाए थे। आपने खवातीन को ऐसे घरों से उठाया, उनके भाइयों के सामने, उनके बच्चों के सामने, कि आपने उनको दुपट्टे तक नहीं लेने दिए। अगर मरियम बीबी को जरा एहसास होता, अगर उनके साथ जेल में जरा बुरा कुछ हुआ होता तो उनको पता होता कि जेल में क्या मसले होते हैं। बेशक सियासी मुखालिफ पार्टी से है, मैंने खवातीन के साथ ये नहीं करने देना। जब हम बोलते थे ना कि हमें 8-8 घंटे प्रिजन वैन में घुमाया जा रहा है, 50 डिग्री में घुमाया जा रहा है, बोलते थे मरियम बीबी की तरफ से स्पेशल इंस्ट्रक्शन है, वो खुद कॉल करती हैं कि इनको तंग करना है। तो जब आप एक औरत होती हैं तो आपको दूसरी औरत का एहसास होता है। सिर्फ पपियां जपियां डालने से, ड्रामा करने से, 6 कैमरामैन खड़ा कर लेके ये आप साबित नहीं करती। आपको चाहिए था आप स्टैंड लेती। आप बोलती कि डॉक्टर यास्मीन जो मेरी माँ की उम्र की औरत है, एक कैंसर सर्वाइवर है, बस बहुत हुआ इंतकाम उसके साथ, आप उसको छोड़ें। आप जब बुशरा बीबी पे इद्दत जैसा गलीज केस बना था, आप औरत होती हैं, बोलती गलत है। सियासी इख्तिलाफ अपनी जगह, ऐसे केस नहीं बनने चाहिए। अच्छा हुन ए दसो कि ए ते हो गया सनम जावेद एंड अ पीटीआई सपोर्टर, लेकिन ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਇੱਕ ਆਮ ਜੀ ਖਾਤੂਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜਕੱਲ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੀਐਮ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ देखिए या कोई मशवरा? देखो जो कोई दुश्मन भी है, दोस्त, ये मशवरा देता जा सकता है ना, मशवरा की है। मेरे ख्याल से तो वो क़यामत की निशानी होगी अगर मैं किसी दिन मरियम बीबी को कॉम्प्लीमेंट दे दूंगी कोई, तो मेरे लिए तो कोई मशवरा, एक ऑनेस्ट मशवरा मैं बिल्कुल ऑनेस्ट उनको देना चाहूंगी कि जब जो अवाम है ना, आपके लिए बहुत आसानियां हो जाएंगी अगर आप अवाम को बेवकूफ़ समझना बंद कर देंगी। आप अवाम को पागल समझना, बेवकूफ़ समझना बंद करें। ये इतना ड्रामा और इतना शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोग जो है ना वो अकल रखते हैं, चाउर रखते हैं, उनको चीज़ें समझ आती हैं। तो ये बयानिया बनाने के लिए कि जी मैं बहुत मकबूल हूँ, आप जो कर रही हैं अपना सिर्फ मजाक बना रही हैं। अच्छा ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਆਣਗੇ, ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਉਮੀਦ है ट्रंप तो पीटीआई सपोर्टर होंगे? देखिए अगर हमें लोगों से उम्मीदें होती तो हम अपने मुल्क में जो बैठे हुए मालिक बन के अपने आप को पता नहीं क्या समझ के बैठे हुए हैं, हम उनसे ना उम्मीदें लगा लेते, हम उनसे ना राब्ते कर लेते, उनसे ना मुज़ाकरात कर लेते। पर ਤੁਹਾਡੀ 90 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦੀ परसेंटेज ਜਿਹੜੀ ਪਾर्टी ਦੀ है वो तकिया करके बैठे हुए हैं। नहीं वो देखिए हम तकिया करके नहीं बैठे हुए, दूसरे डर के बैठे हुए हैं। हमारे से ज्यादा दूसरों को डर है कि ये आएगा तो पता नहीं क्या कर देगा हमारे साथ, क्योंकि जो करतूतें की हुई है वो पता है ना। तो हमें तो नहीं है कि ट्रंप आएगा तो क्या होगा, उनको ज्यादा डर है। वो चाहते हैं ट्रंप के आने से पहले हम जो मैक्सिमम कर सकते हैं हम कर लें, क्योंकि वो आएगा तो पता नहीं क्या कर देगा। हमारा लीडर तो बार बार कहता है कि आप सिर्फ अदालतों को काम करने दें, आप जजेस को सिर्फ इंसाफ करने दें, मैं अदालतों से निकल जाऊंगा, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ अदालतों को फ्रीली काम करने दें। हमें तो यही है बस, आप अदालतों में काम करना। अच्छा जी, हुण ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਲਾਈਟਰ ਮੋਡ ਤੇ ਆਨੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਤੇ ਆਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਨਮ ਜਾਵੇਦ ਸਾਹਿਬਾ ਨੂੰ ਬਸ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੂਮਨ ਦੀ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੂਮਨ ਦੀ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਵੀਕ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕਅਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? देखिए हमारे सोसाइटी में क्या होता है कि ख़वातीन जो है ना, इनके लिए सब लोगों को लगता है कि सबसे इजी टारगेट है कि जब आपको लगे कि किसी औरत जो आपको लग रहा है कि आपको स्ट्रांग लग रही है और आपको लग रहा है कि हमारे लिए खतरा हो सकती है, तो आप सबसे पहले उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन करें और आप उसको इस तरह टारगेट करें कि ये डर जाएं। अभी आप फिर आप वो कहेंगे तो हट के गल कर दें। लेकिन अगर आप 9th में से पहले भी सारे टॉक शोज उठा के देख लेना, तो हर टॉक शो का जो टॉपिक था ना वो ये था कि ये खवातीन देखें जरा पीटीआई की, ये इतनी नडर क्यों है, ये हर जगह आ क्यों जाती हैं, ये इतना बोलती क्यों है। आपको इस माइंडसेट से बाहर निकलना पड़ेगा। जिस मुल्क की 50% से ज्यादा की आबादी खवातीन की है, वहां पे आप अपना ये कैसे आपकी ज़हनियत ये रख सकते हैं कि ये बोल क्यों रही हैं, ये घरों से निकल क्यों रही हैं, या इनकी अपनी चॉइस क्यों है, इनका क्या लेना देना है। आप हमसे
खुद सोचें कि इन्वेस्टिगेशन में हमसे ये कहते हैं कि आप तो बच्चे नहीं है आपके, आप तो शादीशुदा नहीं है, तो आप तो घर पे रहती हैं, आप तो ये कि आपको क्या जरूरत है. आप जब तक इस मेंटेलिटी से बाहर नहीं निकलेंगे आपका मुल्क तरक्की नहीं कर सकता. आपको चाहिए आप खवातीन को अपॉर्चुनिटीज दें कि भैया आप निकलें, आप अपनी मर्जी का काम करें, आपको जो पसंद है वो प्रोफेशन ज्वाइन करें. आप उनको सर्टिफिकेट मत बांटे कि जी आप क्योंकि खातून है तो आप ये नहीं कर सकती, आप ऐसे बोल नहीं सकती, आप ऐसे चल नहीं सकती, आप ऐसे पहन नहीं सकती, आप ये नहीं कर सकती. औरतों को उनकी पर्सनल चीजों पे टारगेट करना बंद करें सबसे पहले, उनमें कॉन्फिडेंस खुद ब खुद आ जाएगा. ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੇ ਸਨਮ ਜਾਵੇਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਐਂਡ ਫਰਸਟ ਚੇਂਜ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? देखिए मुझे तो ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਵੜ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? देखिए अगर मैं तो हमेशा बोलती हूँ मैं उन लोगों में से जो बिल्कुल माफी पे बिलीव नहीं करती कि जिसने जो किया है ना उनको वो बताना चाहिए ताकि उनको समझ हो कि उन्होंने क्या किया है. अगली दफा करने से पहले 100 बार सोचें. नहीं, तो अगर आप मुझे पावर दें, सनम जावेद की करेगी? तो अगर आप मुझे पावर दें तो जो लोग अपनी हैसियत से बाहर पावर लेकर बैठे हुए हैं, देखो ਇੱਥੇ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਨਮ ਜਾਵੇਦ ਰਿਵੈਂਜ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ. मैं बिल्कुल रिवेंज तो जरा थोड़ी देर साइड पे रख दें. मैं आपको बोल रही हूँ एज ए ह्यूमन बीइंग. हाँ, ठीक है. फॉर एग्जांपल मैंने एक पोस्ट ਦਿੱਤੀ गई है, देखिए आई हैव टू क्लियर द एनवायरनमेंट. मैं एनवायरनमेंट ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣਾ है. देखिए हमारा मुल्क ਤੇ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਬਣਨਾ है. जी देखिए हमारा मुल्क है, मुल्क के हालात हैं, अवाम के हालात हैं, ये जो भी हालात हैं वो तब तक ठीक नहीं हो सकते जब तक कुछ लोग जो अपनी हैसियत से बाहर पावर लेके बैठे हैं उनसे पावर वापस देना. मैं क्या एक दिन वास्ते तो मैं एक दिन में पावर उनसे वापस लेके सारी लेजिस्लेशन करके सारे कानून बदल दूंगी, तो मैं पावर छीन लूंगी सबसे. एक दिन मुझे मिले सिर्फ, मैं ऐसी कानून साजी करूंगी सारी पावर वापस लूं लोगों से. अच्छा चलो ਮੰਨਿਆ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ 'ਚ ਫਾਲਟਸ ਨੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣਾ ਮੰਜ਼ਲ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ. ਆਵਾਮ 'ਚ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਲਟ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? सियासतदानों के फॉल्ट मानना और बताना आसान, शुरुआत वहां से होनी चाहिए. चलो जी, अवाम तो देखिए बेचारी गरीब है, फंसी हुई है, मर रही है बेचारी, गुर्बत में है, वोट डालने निकलती है उनका बेचारों का वोट तक चोरी हो जाता है, पैसा तो चोरी होता है, वोट भी चोरी हो जाता है. अवाम से आपको क्या चाहिए? जूते खा रही है, गुर्बत में है, जेलें काट ली है उसने, अपने हिस्से का वो बेचारी टैक्स भर रही है, फिर भी महफूज नहीं है. घर में भी कोई भी घुस जाता है, कहीं पे भी कोई भी मोबाइल छीनने के लिए गोली मार जाता है, कहीं पे भी धमाका हो जाता है. तो अवाम बेचारी क्या कर रही है? अगला मेरा ये सवाल सी कि मैं सनम ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੀ, ਸਨਮ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਨਮ. ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸਨਮ ਨੇ ਫੇਰ ਵੀ ਚਪੇੜਾ ਹੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈ, ਰਿਵੈਂਜ ਹੀ ਅੱਛਾ, ਸਨਮ ਨੂੰ ਖਾਣੇ 'ਚ ਕੀ ਪਸੰਦ ਹੈ? खाने में मुझे देसी चीजें नहीं पसंद है, मुझे मिर्च मसाले वाली बहुत चीजें पसंद है. फिर जेल च पिज्जा बर्गर आते थे? पिज्जा बर्गर नहीं आते थे, मुझे डॉक्टर साहब से बहुत डांट पड़ती थी. वो बोलती थी तुम जिंदगी की हर नेमत से महरूम हो, तुम कोई अच्छी चीज नहीं खाती हो, ना कोई दूध वाली चीज खाती हो और ना कोई अच्छा नहीं खाती हो. बस वो हम खाना खुद बनवा लेते थे जेल में, तो वो मुनासिब होता था. पिज्जा बर्गर भी आ जाते होते थे. एक दिन जो हमारी मुलाकात सोना ना पोर्ट्रे करो, लोग कहेंगे ठीक है जेल ही सही. नहीं, जो एक दिन मुलाकात का दिन होता है ना, उसमें आपकी फैमिली जो अफोर्ड कर सकती है आपको भेज सकती है. अच्छा. तो वो तो आपकी सोच है. जेल में खवातीन का जितना सामान आता है, हम तो गरीब लगते थे उनके सामने. उनके तो इतने बड़े बैग्स भर के आते होते थे. फिल्मां च विखांदे हैं ना कि चंगा खाना आंदा है ते जेलर खा रहा है, जालिम है. इंज तो नहीं कदे होया कि चंगा खाना वेख के जेलर क्या टिफिन मेनू दे दे? नहीं, हमारी जेल का जो जेलर है वो सिर्फ मरियम का फैन था, वो लोगों के खाने चोरी करके नहीं खाता था. अच्छा, एक्चुअली वो बड़े फैन है मरियम नवाज के. जब मरियम बीवी ने आना था जेल में तो स्पेशली हमारे पास आए कि जी खवातीन से अपनी कहें कि मरियम बीवी को वो कुछ ना कहें जब वो आए. तो डॉक्टर साहब ने बोला जी लड़कियां सारी जवान है, गुस्सा है इनमें, जाहिर है इतना ख्वार किया है, मैं गारंटी नहीं लेती कि कोई इसको कुछ कहेगी नहीं कहेगी. तो उनको इतनी मोहब्बत थी, बेचारे खुद आए थे रिक्वेस्ट करने मरियम को कोई कुछ ना कहे. खान साहब ਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜੀ 14 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? मतलब अल्लाह ना करे इंज होवे, पर ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? फिर सजाएं तो उनको पहले भी बहुत हुई, खत्म हुई ना. केसेस तो पहले भी बहुत है, खत्म हुए ना. देखिए जी छोटी अदालतों में जिस तरह काम चल रहा है वो तो हमने खुद देखा ना. अभी या तो मैं बोलती कि किसी और से सुनती तो सुनी सुनाई पे होती, तो हमने तो खुद देखा है. मैं बता रही हूँ आपको, जजेस खुद कह रहे होते हैं कि जी हम तो कुछ नहीं कर सकते, आप जमानत ही ना कराएं ना. तो छोटी अदालतों में जो जज लिख के दे रहे हैं हम पे, प्रेशर बहुत है, तो उन अदालतों में से तो ये फैसले आ सकते हैं. पर प्रॉब्लम ये है कि जब ये केसेस जाने हैं हाई कोर्ट में, वहां इनका क्या बनना है. फिर जब हाई कोर्ट में जज बोलता है ना कि जी बताएं कितनी दफा गिरफ्तार किया और कहाँ किया, किस शहर में किया, किस एविडेंस पे किया, फिर अटॉर्नी जनरल सब खुद तशरीफ लाते हैं और बोलते हैं कि सर बस ये एप्लीकेशन वापस ले लें. तो केसेस हाई कोर्ट में जाने दें इंशाल्लाह ताला. 14 साल तो बड़ी दूर की बात है इंशाल्लाह. अच्छा सनम जावेद, ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨ ਹੋ ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ, ਕੋਈ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਦਲੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ? ਬਦਲੇ ਸੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਪਤਾ ਕੀ, ਆਫ ਕੋਰਸ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਜ਼ਰੀ ਜਿੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.
ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਸਨਮ ਜਾਵੇਦ ਕੋਈ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਵੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ। मैं हमारे यूथ को ही मैसेज देना चाहूँगी, जो हमारी यूथ है, जो अभी हमारी यंग जनरेशन है, ये बहुत सालों बाद हुआ है पाकिस्तान में कि किसी ने स्टैंड लिया है, जो अपनी आवाज़ रखती है, शऊर रखती है, अपनी मर्जी रखती है, अपनी पसंद रखती है, और वो बताती है कि हमें ये पसंद है। आपको लोग जितना मर्जी ये बताएं कि आप में अकल नहीं है, आप में शऊर नहीं है, आप वेल इन्फॉर्म्ड हैं या आप समझदार नहीं है, आप अपने दिल की सुने। आप अपना जो आपको लगता है ना कि जी ये नहीं हमें पता है हम सही कर रहे हैं, आप उस पे रहें। लोग आपको हमेशा ये बताएंगे कि जी आप सही नहीं, हमें ज्यादा पता है। अभी वाली जो जनरेशन है ना, वो बता रही है कि आप अपने पास रखें अपना ओपिनियन, हम अपना रखते हैं, हम किसी के गुलाम नहीं है। अगर हमें कोई पसंद है वो हम बोलेंगे, अगर हमें कोई नहीं पसंद है हम तो भी बोलेंगे, आप हमें डिक्टेट नहीं कर सकते। तो मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगती है कि आप अपने दिल की सुने, अपनी मर्जी करें, जो आपको पसंद है वो करें, किसी से मत डरें। ये आज़ाद मुल्क हमने बनाया ही इसलिए था ताकि हम यहाँ आज़ादी से रह सकें। अगर गुलामी करनी होती तो इंडिया में भी हम ठीक ही थे, फिर अलग मुल्क बनाने की क्या जरूरत थी। तो अगर आपकी ये सोच है कि जी हमारा मुल्क है, हम अपने मुल्क में मालिकों की तरह क्यों ना रहें, हम बाहर मुल्क जाते इसलिए नहीं है कि जी अपने मुल्क में जो आपकी इज्जत है वो बाहर मुल्कों में नहीं है आपकी। तो अगर आपने अपने मुल्क में भी नौकरों की तरह या गुलामों की तरह रहना है तो उसका रहने का कोई फायदा नहीं है। अगर आप इस मुल्क में रह रहे हैं तो हम भी बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए मुल्क छोड़ के जा सकते हैं। अगर हम नहीं जा रहे, हम इस मुल्क में बैठे हैं तो हमारा हक है, फिर हम अपनी मर्जी की बात करें। तो अब जो दिल करता है करें और बोलें। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਾਮ ਲਵਾਂਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਖੂਬੀ ਦੱਸਣੀ ਹੈ, ਰਿਵੈਂਜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਖੂਬੀ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਖਾਮੀ ਐਜ਼ ਏ ਆਵਾਮ, ਠੀਕ ਹੈ। इमरान खान साहब, एक खूबी एक खामी। खान साहब जो है ना वो हमारे दिल की पसंद है, वो हमारे दिल की मर्जी है। ਇਹ ਤੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ, खूबी ਤੇ ਖਾਮੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਚੰਗੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੁਰੇ ਨੇ। खामी वो खुद बताते हैं कि मैं लोगों पे ट्रस्ट कर लेता हूँ, तो उसके लिए मैं उनको सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जब अपनी जात तक आप हो ना, तो मैं अगर किसी पे भी ट्रस्ट कर लूँ तो चलो मेरे लिए नुकसान है सिर्फ, लेकिन जब एक सारी अवाम आपके साथ हो और आपको देख रही हो और आप पे डिपेंड करती हो, तो वहां पे आप हर किसी पे एतबार नहीं कर सकते। तो उसके लिए मुझे लगता है कि अब उनको लोगों पे जो है ना जरा खूबी खान साहब की खूबी, खान साहब की बहुत खूबियां हैं। मैं इतना अच्छा, आसिफ अली जरदारी साहब, एक खूबी एक खामी आम आवाम बन के। उनकी खूबी बहुत अच्छी है कि वो बहुत अच्छी कार्रवाइयां डालते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता, पकड़े भी नहीं जाते वो, ये बहुत अच्छी खूबी है। खामी ये है कि जो मार्शल आर्ट्स नहीं कर सके और जो कोई भी नहीं कर सका वो उन्होंने अपनी पार्टी के लिए खुद किया। माशाल्लाह पीपल्स पार्टी को कहीं का नहीं छोड़ा, लाड़काना में अंदरून सिंध में रहने दिया सिर्फ, ये किसी कोई और नहीं कर सकता था, माशाल्लाह से वही कर सकते थे। बिलावल भुट्टो, खूबी क्या है उनमें? खूबी खामी मेरे ख्याल से उनको अपने घर वालों को भी नहीं पता होगा उनमें क्या खूबी है, तो मैं आपको क्या ही बताऊं उनकी खूबी। मरियम नवाज की मैं क्या बताऊं, बेचारी वो तो एक्टिंग भी सही नहीं करती। मतलब मैं उनको, मेरा दिल था मैं उनको मशवरा दूं कि कोई आप एक्टिंग का प्रोफेशन ज्वाइन करें, मगर वो एक्टिंग करती भी हर दफा ही पकड़ी जाती है। शाह महमूद कुरैशी, खूबी क्या है उनमें, वो बहुत डिसेंट हैं, बहुत हम्बल हैं, बहुत अच्छे तरीके से बोलते हैं। खामी ये कि इतना भी हम्बल नहीं होना चाहिए। मुराद सईद, एक खूबी एक खामी। मुराद की खूबी ये है कि वो बहुत ब्रेव हैं, बहुत बहादुर हैं। इतनी हिम्मत हर किसी में नहीं है जितना स्टैंड उन्होंने लिया, जितनी मुश्किल उन्होंने काटी है। खामी क्या है? ऑनेस्ट हो। मुराद की खामी क्या है? हमारी खामियां तो यही है जी, हमें जो बताई जा रही है कि हम सुनते नहीं, हम बागी हैं बड़े और बदतमीज हैं बड़े। तो मेरे ख्याल से मुराद की भी यही खामी है, वो सुनता नहीं लेकिन बिल्कुल ठीक करता है। बुशरा भी देखें, वो मैं उनको इतना पर्सनली जानती नहीं हूँ, मैं एक दो बार मिली हूँ, मुझसे तो वो बहुत प्यार से मिली। अभी मुझे कंटेनर भी मिली थी, उन्होंने मुझे पूछा आप कैसी हो, बच्चे कैसे हैं, बड़ा मुश्किल टाइम देखा आपने बेटा, कोई बात नहीं, अगर कोई लोग बातें भी करते हैं खैर है, करते रहते हैं, आप अवॉइड किया करो इनको। तो बड़े अच्छे तरीके से मिली वो। और खामी मैं उनको ये कहूँगी कि जब देखें, जब आप ये खामी नहीं भी कहूँगी क्योंकि जब आपके किसी अपने की बात होती है ना तो फिर आपको नहीं भी चीज़ें समझ आती, तो वो जब खान की बात होती है ना तो फिर वो उसमें उनको नहीं चीज़ें पता चलती। ठीक हो गया। अली अमीन गंडापुर, अली अमीन साहब की खूबी एक खामी। देखिए, हालांकि वो सीएम है लेकिन जो जितना मेरा इंटरेक्शन रहा उनसे, वो बहुत इज्जत से मिलते हैं, बहुत हम्बली मिलते हैं, उनको देख के ऐसे नहीं लगता कि वो सीएम है और कोई उनमें कोई बुरा एटीट्यूड हो, बहुत अच्छे तरीके से मिलते हैं। खामी ये है कि कई दफ़ा बहुत ज़्यादा बोलते हैं। शेर अफजल मरवत साहब, उनमें तो मैं अभी रिसेंटली मिली थी उनको, रिहाना डार साहब की पोती की शादी थी तो उनमें मैं मिली, मैंने उनको बोला आप इतना क्यों बोलते हैं, मतलब आप थोड़ा आप भी सोच समझ के बोला करें, आप बहुत ही बोलते हैं।
तो वो मुझे लगा कि जैसे वो बिल्कुल वो सोच समझ के नहीं उनका कुछ ਮੈਨੂੰ honestly ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਬੜੇ ਲੱਗਦੇ वो मुझे मैं भी ऑनेस्टली अगर बताऊं तो मुझे ऐसा लगा नहीं कि वो कोई ऐसे बंदे हैं कोई जो बड़ा कोई वो नहीं था सोच समझ के या सारे हिसाब किताब लगा के बोले उनको मेरे ख्याल से जो समझ आती है वो बोल देते। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਚਾਹਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਖੂਬੀ ਇੱਕ ਖਾਮੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੂਬੀ ਤੇ ਖਾਮੀ ਹਾਂ ਸਨਮ ਇੱਕ ਸਾਡੇ खूबी यही है कि वो बहुत ही कोई अच्छे सिंगर हैं क्या आवाज है उनकी ਖਾਮੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਿੰਗਰ खूबसूरत करली बाल है उनके मैं तो आज उन्हीं से इंप्रेस हो गई बाल करली करके आई हूँ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟਾਸਕ ਸਨਮ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ हाँ जी ਤੇ ਆਫ ਕੋਰਸ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਸਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਅਸੀਂ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਬੜੇ ਫਾਲੋਅਰਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਸਨਮ ਜਾਵੇਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਲੋਅਰ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਤੇ कोई जुमला कोई चीज पंजाबी च देखिए मैं अभी जब से ये हुआ है मैं हमेशा बोलती हूँ कि ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਹੁਣ ਐਂਡ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। देखिए इस सारे टाइम च जो पंजाबियों ने हिम्मत दिखाई ना वो किसी और सूबे ने नहीं दिखाई। मतलब जिस तरह पंजाबियों ने रिएक्ट किया हम भी एक्सपेक्ट नहीं करते थे पंजाबी इन्नी हिम्मत दिखाकर मतलब घरों निकलनगे वोट पाएंगे इतना कुछ होया इनके घरों में लोग घुसे इतने मुकदमे जितने पंजाब में केसेस बने हैं स्पेशली खवातीन पंजाबी किधरे और नहीं बने तो पंजाबियों ने बड़ी हिम्मत दिखाई है जी तो मुझे बड़ा फखर है कि पंजाबी जो ने ਜਾਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਦਲ ਲਓ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ तो बड़ी बात है जी सलूट है पंजाबियों को। सनम जावेद बहुत मजा आया ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਦੱਸਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਦਬੰਗ ਖਾਤੂਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਰਹੋ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਿਸਾਲ ਬਣੇ ਹੋ थोड़ा जा बदले दी आग कट करो ते सॉफ्टली मैं कहनी आओ बदला लेने के बाद कम हो जाएगी बदला अल्लाह ने लेना है हर एक तो बदला अल्लाह ने लेना है थोड़ा जा सॉफ्ट कॉर्नर बनाना पड़ेगा कहते ना कि दुश्मन नु प्यार दी जुबान नाल भी मारा जा सकता है। जी हमारा तो लीडर आम माफियों के ऐलान करता रहता है हम भी बस बात ही करते हैं। चलो जी बहुत शुक्रिया व्यूअर्स ऐसी सनम जावेद ਤੁਹਾਡੀ ਖਵਾਤੀਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰੇ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਵਾਵਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ। मैं भी पुट्टी सीधी हो गई उर्दू पंजाबी मिक्स हो गई है। आज के एपिसोड थोड़े तो इजाजत लवांगी। अल्लाह हाफिज।